है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर जरा बताओ कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। जरा बताओ किस अधिनियम से दी गई है। अगर हम देखें, ठीक है भाई, अगर हम देखें इसमें से भारत सरकार अधिनियम 1909, या फिर आप लगाओगे भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जरा बताओ किससे दी गई है। ये क्या बोल रहा है, स्वायत्तता प्रांतों को, यानी कि अपनी विधानसभा चलाने के लिए, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, स्वतंत्रता दी गई थी। क्या आप अपनी स्वतंत्र होकर विधानसभा चला सकते हो अपने राज्य के अंदर। ठीक है भाई, अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर किससे बोला था। तो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, जब हमारा संविधान, भाई जो हमारा संविधान है, उस संविधान में कितने अनुच्छेद थे जब लागू हुआ था, 395। आपको पता है 250 से ज्यादा अनुच्छेद इसी से लिए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने। यानी कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या चीज है, यही चीज है। हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत अगर आप देखोगे क्या है, तो वो यही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में लोकतांत्रिक शासन का मुख्य आधार क्या लगता है। जरा बताओ, वो है राजा का आदेश, या फिर जनता की संप्रभुता, या फिर सेना का शासन, या फिर न्यायपालिका का निर्णय। जरा बताओ लोकतांत्रिक शासन का मुख्य आधार आपको क्या देखने को मिलेगा, है ना भाई। जरा बताओ क्या हो जाएगा इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे कर सकते हैं भाई। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इसके शासन का मुख्य आधार आपको क्या लगेगा, जनता की संप्रभुता, है ना भाई। यानी तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, यानी कि जनता ही सब कुछ है ना। जनता से ही क्या मिलती है, लोकतंत्र को ताकत मिलती है ना भाई, लोकतंत्र को ताकत मिलती है। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, मजबूत होता है। तो हमारा राइट, अभी मान के चलो जनता ही सड़क पर उतर जाए और बोल दे जनता जाके कि भैया हमें तो जो है ना, बिल्कुल भी ये संविधान नहीं चाहिए, है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, संविधान हटाना पड़ेगा सरकार को। सीधी सी बात है, जब पूरा देश ही सड़क पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि जनता से ही तो चलती है सरकार। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं संविधान सभा के सदन ये कैसे चुने गए थे। जरा बताओ कैसे चुने गए थे। अगर हम देखें संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कैसे चुने गए थे, प्रत्यक्ष चुनाव से, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामांकित, या फिर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, या फिर आप लगाओगे ब्रिटिश संसद के द्वारा। जरा बताओ संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे। अगर हम देखें, शाबाश, बहुत अच्छे कर सकते हैं, गड़बड़ ना हो जाए, है ना भाई। तो ये कौन सा होगा, पक्की बात है, सी वाले बच्चे, है ना भाई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। क्या हुआ, हमारे यहां पर ना कैबिनेट मिशन आया था। कौन आया था, कैबिनेट मिशन, ये आया था 1946 में। इसमें मेंबर थे 3, ठीक है। जैसे कौन कौन थे, जैसे एवी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अलेक्जेंडर थे, ऐसे आप ध्यान रखोगे, है ना भाई। है ना भाई, स्टीफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, स्टीफर्ड क्रिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। जो हमारे स्टीफर्ड क्रिप्स है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और पेंथिक लॉरेंस थे, पेंथिक लॉरेंस। तो ये 3 मेंबर थे। इन 3 मेंबर्स ने यहां पर जुलाई 1946 में हमारी संविधान सभा बनाने के लिए, संविधान सभा क्यों बनेगी, ताकि संविधान लिख सके हमारे देश के अनुसार। हमारी संविधान सभा बनाने के लिए यहां पर 389 मेंबर, है ना भाई, चुने गए। तो इस संविधान सभा को किसने चुनवाया था आके, कैबिनेट मिशन ने। किस आधार पर, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर चुना गया था। 389 मेंबर चुन लिए गए। फिर इनसे 6 दिसंबर 1946 को, है ना भाई, एक गठन कर लिया गया संविधान सभा का। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हो गई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे, ध्यान रखोगे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो यहां पर ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये बात ध्यान रखना। फिर हालांकि उसके बाद जब 11 दिसंबर को अगली बैठक हुई 1946 में, तो स्थायी अध्यक्ष कौन आ गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी आ गए थे। और यहां पर एक उपाध्यक्ष भी आ गए थे, वो कौन आ गए थे, एच.सी. मुखर्जी, है ना भाई, एच.सी. मुखर्जी आ गए थे। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है भाई। अगर हम देखें भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किससे लिया गया है, आपको क्या लग सकता है, ये अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, फ्रांस के संविधान से। जरा बताओ आपातकालीन प्रावधान हमने कहां से लिए हैं, अपने संविधान के अंदर। क्या लगाओगे इसमें से, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई। ये कौन सा हो जाएगा, तो सर वो लिए भारत सरकार अधिनियम 1935। ये वाले बच्चे भी ध्यान रखेंगे।
ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमने ज्यादातर चीजें कहां से ऐड करी है, यहीं से ऐड करी है। तो सी अमेरिका कौन कह रहा है, ये गड़बड़ हो जाए। भारत संविधान का गठन है ना भाई, किसके सुझाव पर हुआ है जरा बताओ। हमारी जो संविधान सभा है उसका जो गठन है वो किसके सुझाव पर हुआ है। यहां पर अगर आप देखोगे मार्च 1946 में कौन आ गया था, वो आ गया था कैबिनेट मिशन इज द राइट आंसर। अभी हमने देखा, बोलता है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष आपको कौन लग जाते हैं, कौन थे, तो सर वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद जी। कहां के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। और अस्थायी अध्यक्ष जो शुरू में बनाया गया था ना सच्चिदानंद सिन्हा जी को, वो भी कहां के रहने वाले थे, वो भी बिहार के ही तो रहने वाले थे, वो भी बिहार के ही रहने वाले थे। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ये बोलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख है, जरा बताओ। हमारी जो प्रस्तावना आप देखते हो भाई, ये जो आप शुरू में प्रस्तावना देखो, मान के चलो भाई, आप तो देखो संविधान एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो है ना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते। मान के चलो कोई जापान का आदमी है, वो हमारे संविधान को पढ़ना चाहता है, अब उसके पास टाइम नहीं है, तो वो हमारे संविधान को पूरा ना पढ़ के हमारी प्रस्तावना को पढ़ ले। क्या भाई यहाँ इनका संविधान किस ओर इशारा करता है, क्या बातें बोलता है, मुख्य इनका संविधान है ना, तो वो प्रस्तावना को पढ़ सकता है अपना। प्रस्तावना हमारा संक्षिप्त में संविधान का विवरण ही तो है। अगर हम देखें किस प्रकार के न्याय की बात बोली गई है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात बोली गई है, ऑल इज द राइट आंसर है ना। और प्रस्तावना को हमने कहां से लिया है अपने संविधान में, यूएसए के संविधान से लिया है। इसकी जो भाषा है ये कहां से ली है हमने, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया इसकी भाषा। ओके, अब अगर हम देखें इस प्रस्तावना को, यानी कि इस उद्देशिका को, इसको उद्देशिका भी बोलते हैं, अपने संविधान का हिस्सा बनाने के लिए है ना, ये प्रस्ताव, उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में पेश करा था सबके समक्ष, कि क्या हम इस उद्देशिका को, यानी कि इस प्रस्तावना को अपने संविधान का हिस्सा बना सकते हैं। तो फिर ये कब एक्सेप्ट कर लिया गया था, पूरी की पूरी संविधान सभा के द्वारा। सर पूरी की पूरी संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ इसे हम बना सकते हैं। ठीक है भाई, बोलते हैं प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, एक लोकतंत्र, संघीय या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर राजतंत्र, कैसे है ना भाई, कैसे बोला गया है इंडिया को, जरा बताओ क्या लगा होगा इसमें से, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे कर सकते हैं। हमारी प्रस्तावना में, हमारे प्रेम्बल में क्या बोला गया है, ये संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न क्या होता है, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र है, किसी पे जोर दबाव नहीं है, ट्रंप आगे हमारी वॉर नहीं रुकवाएगा, समझिए। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है हम, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, शाबाश। बोलता है भारत पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य कब हो गया था, जरा बताओ भारत कब हो गया था भाई, है ना। अगर हम देखें प्रभुत्व संपन्न गणराज्य कब हो गया था भारत पूर्ण, है ना भाई। अगर हम देखें 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर आप लगाओगे इसमें से 26 जनवरी 1950 को, या फिर 2 अक्टूबर 1950 को, कब हो गया था जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। ये यूं कह रहा है, यानी कि हम अपने आंतरिक, है ना भाई, ध्यान रखोगे, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हो गए थे। ये जरा बता दीजिए क्या लगाओगे, कब से हो गए थे हम ये स्वतंत्र, कब से हो गए थे हम ये आजाद, 26 नवंबर 1949 से हम, देखो आजादी, भारत की आजादी वो तो 15 अगस्त 1947 की है, लेकिन जब हमारा संविधान, ध्यान रखोगे, अपना लिया गया संविधान सभा के द्वारा, तभी से हम अपने क्या हो गए, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए थे। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए हम क्या हो गए थे, स्वतंत्र। फिर इस संविधान को लागू कब किया गया है, 26 जनवरी 1950, उस दिन हम पूरी तरीके से गणतंत्र बन गए थे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, क्या कभी नहीं है, एक बार है, 2 बार है, 3 बार है। तो हमारी जो ये प्रस्तावना आप देखते हो, प्रस्तावना में हमें संशोधन केवल एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976 से हमें देखने को मिला था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आपको पता है क्या था बेरूबारी बनाम संघ, ध्यान रखोगे, बेरूबारी, है ना भाई, एक ध्यान रखोगे, एक केस था बेरूबारी बनाम संघ, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बनाम संघ। इसमें 1960 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया था कि ये जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है और हम संशोधन नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ कि अगला आया केशवानंद भारती,
बनाम, ध्यान रखोगे, बनाम केरल राज्य है ना भाई, ध्यान रखोगे केरल राज्य। इसमें क्या हुआ कि ये है 1973 का, इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा भी है और इसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे, संशोधन भी कर सकते हैं। तो पहला संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 से हुआ था इसमें, तो ये भी आप वर्ड ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहां प्रयुक्त है? ये जो संघीय शब्द आप देखते हो ये कहां पर प्रयुक्त किया गया है, जरा बताओ क्या लगाओगे? क्या प्रस्तावना में भाग 1 में कहीं नहीं, या फिर आर्टिकल 368 में? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। अगर हम देखें ये जो संघीय है भाई, संघीय तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, तो हमारा राइट आंसर कौन सा लगाओगे? कहीं भी नहीं है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये कहीं नहीं हुआ ऐसे आप इसको लिख दोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? जरा बताओ, क्या एक संघ है, गणराज्य है, राज्यों का संघ है, या फिर एक राष्ट्र है? क्या हो जाएगा इसमें से? जरा बताइए, इसमें क्या लगा सकते हो? एक कह रहा हाँ भला, कौन गड़बड़ कर रहा है ये? ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें अनुच्छेद 1 के अनुसार आपको क्या लगता है? भारत, आपको क्या लगेगा? भारत एक राज्यों का संघ है ना भाई। संघीय वर्ड कहीं नहीं यूज हुआ, लेकिन भारत एक राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में बोला गया है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। भारत को भारत किस अनुच्छेद में कहा गया है? कौन से आर्टिकल में बोला गया है? जरा बताओ, भारत को भारत जो बोला गया है वो किस आर्टिकल में बोला गया है? तो हमारा राइट आंसर है अनुच्छेद 1 और संविधान के भाग 1। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, और अनुसूची 1, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए तो अनुसूची भी आप 1 यहां पर लिख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है भारत में किस प्रकार का संघवाद है? जरा बताओ, हमारे यहां पर कैसा आपको संघवाद देखने को मिलेगा? क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई? अगर हम देखें कैसा लगेगा, क्या आपको लगेगा इसमें से शुद्ध संघवाद, द्वैध संघवाद, केंद्र द्वारा राज्यों का गठन, या फिर परिसंघ? आपको कैसा देखने को मिलता है ये जरा बताओ। ठीक है भाई, क्या होगा इसमें से, है ना भाई, क्या होगा एक राइट आंसर? हमारे यहां पर जो संघवाद आप देखते हो, है ना भाई, आप जो फेडरलिज्म देखते हो हमारे यहां पर, वो कैसा देखते हो, है ना भाई? शुद्ध संघ है, द्वैध संघ है, केंद्र द्वारा राज्यों का संघ है, या फिर परिसंघ है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, कौन सा हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर है केंद्र द्वारा राज्यों का गठन। यानी कि हमारे यहां कैसा संघवाद है, देखो सुनो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र की ही चलती हो। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐसा नहीं है द्वैध संघ के राज्य अलग है, केंद्र अलग है। ठीक है भाई, केंद्र द्वारा राज्यों का गठन होता है हमारे यहां। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कुछ चीजें केंद्र की चलती हैं, कुछ राज्य की चलती हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और जब उस समय लागू हुआ है तो अगर आप देखोगे उसमें 395 आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे, 8 अनुसूची देखने को मिलेगी तब। लेकिन अगर आप नाउ की बात देखोगे तो 470 प्लस अनुच्छेद जा चुके हैं और 12 अनुसूची जा चुकी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपको कौन लगते हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे इसमें से? क्या आप लगाओगे इसमें से राजगोपालाचारी, या फिर BN राव, या फिर KM मुंशी, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, डॉक्टर BR अम्बेडकर को ऐसे बोला जाता है कि संविधान इनकी देख रेख में, ध्यान रखोगे, संविधान इनकी देख रेख में बना, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन BN राव को हम क्या लगाएंगे? संवैधानिक सलाहकार के तौर पर लगाएंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। बोलते हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको कौन देखने को मिलते हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे प्रारूप समिति के? ये नेहरू जी हैं, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर है, या फिर आप लगाओगे राजेंद्र प्रसाद, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी? अगर हम देखें संविधान सभा की प्रारूप समिति, देखो संविधान सभा ने जो अपनी बैठक शुरू कर दी थी वो 9 दिसंबर 1946 से कर दी थी, राइट बात है। फिर इसमें आगे जाके 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, यानी कि एक प्रारूप समिति बनाई गई थी संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए। उस समिति में 7 मेंबर थे और उसके लीडर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, है ना भाई। तो हमारा राइट आंसर है। अच्छा, ये जो प्रारूप समिति है, अब देखो हमारा संविधान कब से लिखा जा रहा है? 9 दिसंबर 1946 से। कंप्लीट कब हो गया था जाके? ये हो गया था, अगर आप देखोगे 26 नवंबर 1949 को।
समय कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन का। क्या रोज बैठक होती थी? नहीं, बैठक सिर्फ 165 दिन हुई है ओनली। उसमें से भी 114 दिन उसके प्रारूप पर बैठक हुई है। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो भाषण कौन सबसे ज्यादा देगा? यही देंगे। तो सबसे ज्यादा भाषण इन्होंने दिए थे। ऐसे भी याद है, भाषण में 36 लाख शब्द बोले गए थे। कितने बोले गए थे? 36 लाख। उसमें से 2,63,000 किसने बोले थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ये कहां से ली है हमने, जरा बताओ। है ना भाई, अगर हम देखें एकल नागरिकता की अवधारणा, क्या आप लगाओगे? अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड या फिर आयरलैंड से ली है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? हमारे यहां तो एकल नागरिकता चलती है, ओके। और ये हमने कहां से ली है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अमेरिका में कैसी चलती है? दोहरी चलती है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, ओके। अगर हम देखेंगे ड्यूअल सिटीजनशिप कहां पर है? अमेरिका में। भारत में है सिंगल, और हमने इंग्लैंड से ली है ये सिंगल वाली। हमारे यहां पर 5 से 11 तक आपको नागरिकता देखने को मिल जाएगी। नागरिकता हमारे संविधान में देखने को मिल जाएगी, और संविधान के भाग 2 में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है हमारे यहां नागरिकता से संबंधित है कौन सा भाग? आपको कौन सा भाग लगता है जो नागरिकता से संबंधित है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाग 2। अभी हमने देखा है 5 से 11 आर्टिकल के बीच। भारतीय संविधान का स्वरूप किस देश के संविधान के अधिक निकट है? यानी कि हमें किस देश के जैसा हमारे यहां पर संविधान लगता है, ये बताइए। ठीक है भाई, क्या लगाओगे? कैसा है? बिल्कुल ये निकट निकट हमारा। ठीक है भाई, क्या आप लगाओगे ब्रिटेन के जैसा, अमेरिका के जैसा, कनाडा के जैसा, या फिर आप लगाओगे आयरलैंड के जैसा? किसके जैसा? बिल्कुल बिल्कुल है ना भाई, कि हाँ भाई इस जैसा है हमारा बिल्कुल संविधान। ये आपको कैसा देखने को मिलेगा? ये कौन सा लगाओगे? है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। कई सारे बच्चे कर रहे हैं ब्रिटेन के। ना, ब्रिटेन के जैसा थोड़ी है ना भाई। कैसे चलेगा? है ना भाई, कैसे चलेगा? गड़बड़ हो जाएगा। है ना भाई, ब्रिटेन नहीं है, कनाडा के जैसा, कनाडा। ठीक है भाई, हमारा संविधान किस मॉडल पर आधारित है? कनाडा मॉडल, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कनाडा के जैसा आपको देख। हमारे यहाँ संघवाद कैसा है? कनाडा के जैसा है। ठीक है भाई, हमारे यहाँ जो संघवाद आपको देखने को मिलेगा, संघवाद वो कैसा है? वो भी कनाडा के जैसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं संघीय योजना किस देश से ली गई है? जरा बताओ ये किस देश से ली गई है ना भाई। अगर हम देखें संघीय योजना, भाई ये हमने जो अपना फेडरल सिस्टम लिया है, ये हमने कहां से लिया है? फेडरल सिस्टम वहीं से लिया है। ठीक है भाई, कनाडा से ही लिया है। कनाडा से ही प्रेरित है हमारा संघीय सिस्टम, है ना, कि भाई कुछ पावर स्टेट के हाथ में, कुछ केंद्र के हाथ में, लेकिन ज्यादा पावर सेंटर के हाथ में, है ना, ऐसी कनाडा में। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं संविधान का वास्तुकार किसे बोला जाता है? क्या आप नेहरू जी को बोलोगे, राजेंद्र प्रसाद जी को, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को? किसको बोलोगे इसमें से? तो देखो, वास्तुकार बोल दो या फिर आप निर्माता बोल दो, है ना भाई, इनमें से आप कोई भी वर्ड बोल दो, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मूल कर्तव्यों को 1950, 1967, 1976, या फिर आप लगाओगे इसमें से 1985। देखो, मूल कर्तव्य हमारे संविधान में थे तो नहीं भाई, बाद में हमने जोड़े थे 42वां संविधान संशोधन 1976 से, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 का सुझाव दिया था, हमारी सरकार ने उस समय 10 जोड़े थे। कहां से लिए थे? यूएसएसआर से, सोवियत संघ से लिए थे, ओके। और 10 हमने लेकर जोड़ दिए अपने आर्टिकल 51A में और संविधान के भाग 4A में। एक फिर हमने खुद से बाद में जोड़ा है 86वां संविधान संशोधन 2002 से। तो टोटल अभी हमारे पास 11 मौलिक मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये आप किस देश का देखते हो? जरा बताओ, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका हो जाएगा? भाई देखो, ब्रिटेन का तो अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का क्या है? अलिखित है। ये भी आप ध्यान रखोगे, अलिखित संविधान आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो जाएगा, समझ गए, अलिखित संविधान। लेकिन अगर हम देखें भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, ये बात ध्यान रखना, इंडिया का। तो हमारा राइट आंसर कौन सा? इंडिया। संघ सूची में कितनी प्रविष्टियां आपको देखने को मिलेंगी? संघ सूची जो आप 7वीं अनुसूची देखते हो, उसमें आपको एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक संवर्ती सूची देखने को मिलती है। संवर्ती सूची जो ये ली है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। संघ सूची में जो विषय आते हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो विषय आते हैं उनके ऊपर राज्य सरकार, और संवर्ती पर दोनों। ठीक है भाई,
और अगर हम देखेंगे संघ सूची में पहले कितने आते थे 97, अभी कितने आते हैं 100। राज्य वाली में पहले आते थे 66, अभी आते हैं 61। दोनों वाली में पहले 47 आते थे, अभी आते हैं 52। तो यहां से है ना निकाल के ये 5 निकाल के यहां शिफ्ट कर दिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 से ऐसा किया गया था। अब इसमें अगर हम देखें कितनी प्रविष्टियां है राइट नाउ, तो कितनी है भाई, है ना, वो हमसे पूछ रहा है कि अभी कितनी है, हमें ये बताओ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरा बताओ क्या लगाओगे। तो अभी हो जाएंगे 100 इज द राइट आंसर। ओके भाई, अभी कितने हैं, इतने हैं, ये बात आप ध्यान रखोगे ही रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है स्वतंत्र भारत में कौन सी व्यवस्था लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विरुद्ध जाती है। जरा बताओ क्या लगाओगे। स्वतंत्र भारत में कौन सी व्यवस्था लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विरुद्ध जाती है। लोकतंत्र या फिर समाजवाद या फिर जाति व्यवस्था या फिर संघवाद। जरा बताओ कौन सी जाति है ऐसी, है ना भाई, शाबाश, कर सकते हैं। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो जाति है विरुद्ध पूरे लोकतंत्र के। ठीक है भाई, वो हमारा राइट आंसर है। ध्यान रखो, कास्ट सिस्टम इज द राइट आंसर, जाति व्यवस्था इज द राइट आंसर। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ जाति व्यवस्था इंडिया में ही है, तो पूरा यूरोप जाति व्यवस्था से भरा पड़ा है, समझ गए। वहां जातियों के आधार पर इत्तू इत्तू से देश अलग है, समझ गए, छोटे छोटे से देश। तो ये मत सोचना कि हमारे इंडिया में ही ये सब चीज चलती है, पूरी दुनिया में ये चीज चलती है, अफ्रीका में भी भरपूर चलती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जाति व्यवस्था। बोलता है वह शासन व्यवस्था जिसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो, वो क्या कहलाती है। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखिए साम्यवादी या फिर समाजवादी या फिर लोकतांत्रिक या फिर आप लगाओगे तानाशाही। जरा बताओ वह शासन व्यवस्था जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, वो क्या कहलाता है। जरा बताओ क्या लगाओगे। ठीक है भाई, तो वो बोला जाता है लोकतंत्र। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यानी कि डेमोक्रेटिक इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात और सुनो, अभी हमारे ईसीआई कौन है भाई, है ना भाई, हमारे जो चीफ है अभी ईसीआई कौन है, वो चीफ जो है वो है ज्ञानेश्वर कुमार। ठीक है, ज्ञानेश्वर कुमार अभी क्या होगा कि कुछ देशों को ये सिखाएंगे कि कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जा सकते हैं, कैसे लोकतंत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। कितनी बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, ये किस देश से लिए गए, हम किसकी बात कर रहे हैं। जो हमारे भाग 3 में आपको देखने को मिलते हैं ना, जो 12 से 35 में आपको देखने को मिलते हैं, जो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। ध्यान रखोगे, बिल ऑफ राइट्स जो लिए गए हैं, ध्यान रखोगे, बिल ऑफ राइट्स से लेकर हमारे यहां पर ये बना दिए हमने मौलिक अधिकार, और ये हमने अमेरिका से लिए हैं, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से इनको हमने लिया है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, आपको क्या लगता है भाई। प्रारंभ में थे 7, अभी कितने हैं 6। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर थे पूछ रहा है, इसलिए 7 बोलेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में आपको वर्णित लगता है, जरा बताओ। देखो, अगर आप देखोगे जो हमारे 12 से 35 मौलिक अधिकार है, उनमें ही आपको 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा। और समानता का अधिकार 14 से 18 आपको देखने को मिल जाएगा, समानता का अधिकार आपको देखने को मिल जाएगा है। ठीक है भाई, और आपको 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार मिल जाएगा। किसके, शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28 आपकी धार्मिक स्वतंत्रता की बात बोलता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात। और 29-30 क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकार आपको देखने को मिल जाएंगे, अल्पसंख्यकों के अधिकार आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं रिट किसके द्वारा जारी की जाती है, जरा बताओ रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। अगर हम देखें राष्ट्रपति, संसद, उच्च न्यायालय या फिर आप लगाओगे राज्यपाल, किसके द्वारा जारी की जाती है रिट। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। देखो, अगर हम देखें रिट के बारे में, अगर आप देखोगे तो रिट तो भाई सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है ना, आर्टिकल 32 का यूज करके, है ना, क्लियर हो जाएगा। और हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है आर्टिकल 226 का यूज करके। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट इज द राइट आंसर। हाई कोर्ट आपको 214 से 231 आर्टिकल के बीच में देखने को मिल जाएगा। और हाई कोर्ट के जो जजेस है ना, उनकी जो नियुक्ति आएगी वो किस आर्टिकल में देखने को मिल जाएगी, 217। और इनकी जो रिटायरमेंट होती है वो कितने पर हो जाती है, 62 की उम्र पर हो जाती है हाई कोर्ट के जजेस की। आ जाओ नेक्स्ट पर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपको क्या लगता है, जरा बताओ क्या लगाओगे।
बंदी प्रत्यक्षीकरण लगेगा, या फिर कानूनी प्रक्रिया लगेगा, या फिर आप लगाओगे स्वतंत्रता न्यायपालिका, या फिर आप लगाओगे स्वतंत्र न्यायपालिका के अलावा संसद। व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार आपको क्या लगता है? ये तो कौन सा है? कानूनी प्रक्रिया ही है। ओके भाई, ध्यान रखोगे, ड्यू प्रोसेस ही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बोलता है अवैध निरोध के मामले में कौन सी रिट जारी की जाती है? जरा बताओ क्या लगाओगे? परमादेश, या फिर आप लगाओगे प्रतिषेध हो जाएगा, या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, या फिर आप लगाओगे उत्प्रेषण हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे कर सकते हैं, है ना भाई? जरा बताओ क्या होगा, है ना भाई? क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में, है ना भाई? क्लियर हो जाएगा। न्यायालय किस प्रकार की रिट जारी करता है? किस प्रकार की करेगा? मासूम बच्चे का आंसर ठीक है, ठीक है भाई। प्रतिषेध नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण इज द राइट आंसर। ओके, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। प्रतिषेध नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। बोलता है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट है? क्या 3 की है, 4 की है, 5 की है, या फिर आप लगाओगे 6 की है? तो सर 5 प्रकार की है। सुप्रीम कोर्ट भी 5 की ही कर सकता है, हाई कोर्ट भी 5 की ही कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5। बोलता है किस रिट द्वारा सरकारी अधिकारी को उसका कर्तव्य करने का आदेश दिया जाता है? जरा बताओ किस रिट के द्वारा कर सकते हो? ठीक है भाई, क्या लगाओगे? है ना भाई, सरकारी अधिकारी को, है ना भाई? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें कौन सी रिट के द्वारा, है ना, वो क्या करे? आदेश। आदेश को देखो यहां पे, तो हम क्या लगा सकते हैं? परमादेश इज द राइट आंसर। परमादेश इज द राइट आंसर, इसके द्वारा किया जाता है। बी वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। बोलते हैं जीवन का अधिकार एक कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, या फिर आप लगाओगे नैतिक अधिकार है? ये आपका कैसा अधिकार है? जरा बताओ। जीवन का अधिकार है ना। अगर हम देखें ये जो जीवन का अधिकार है, मुझे ये बताइए आपका कैसा अधिकार है? पहले मैं देखूं क्या लगाओ तुम, है ना? जीने के मामले में कैसा जानते हो तुम, है ना? है ना? शाबाश, बहुत अच्छे। हमारा राइट मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है क्या जीने का अधिकार आपका? है भाई, बहुत बहुत बढ़िया, है ना भाई? शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया आंसर है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। है भाई, अगर हम देखें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में आपको देखने को मिल जाएगी? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी आप ध्यान रखोगे। ये आपको किस में देखने को मिल जाएगी? आर्टिकल 21। शुद्ध हवा आप ले सकते हो, शुद्ध हवा, है ना भाई? शुद्ध पानी पीने का आपका अधिकार है, शुद्ध पानी का, शुद्ध हवा का, और सोने का अधिकार। समझ गए भाई? आप जितना चाहे उतना सो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलते हैं मानव व्यापार पर प्रतिबंध किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? जरा बताओ क्या लगाओगे? क्या बोल रहा है हमसे? बोलता है भाई मानव व्यापार पर, ठीक है, जो प्रतिबंध है, ओके, ये किस मौलिक अधिकार के अंडर आएंगे? समानता के, स्वतंत्रता के, शोषण के, धर्म की स्वतंत्रता। समानता आपको 14 से 18 मिल जाएगा, है ना भाई? ध्यान रखोगे। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 मिल जाएगा। शोषण आपको 23-24 में मिल जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता आपको कहां से मिल जाएगा? 25 से 28 के बीच में मिल जाएगा। अब जरा बताओ तो हमारा राइट आंसर कौन सा बन गया? तो ये हो जाएगा, है ना भाई, मानव व्यापार आर्टिकल 23 में आता है कि भाई मानव का व्यापार नहीं करोगे, देह व्यापार नहीं करोगे आप, ये आर्टिकल 23 में है। या उससे बंधुआ मजदूरी भी नहीं करवाओगे, बंधुआ मजदूरी भी नहीं करवाओगे। और 24 में क्या है कि 14 साल से कम के बच्चे को भट्टे या कारखाने पर आप कार्य नहीं करने दोगे। ठीक है भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं संपत्ति का अधिकार इस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार नहीं रहा। जरा बताओ संपत्ति का अधिकार किसके द्वारा नहीं रहा? भाई पहले वो आर्टिकल 31 में आता था, है ना भाई? आर्टिकल 31 में, और ये मौलिक अधिकार में ही आता था। इसको यहां से हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 से 300A में ले जाके रख दिया और वहां पर बना दिया इसे कानूनी अधिकार, है ना भाई? ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा है? मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है भाई, तो ये कौन सा है ना भाई? क्या आप, मैं इसे विधि, ध्यान रखोगे, विधि का अधिकार लिख सकता हूं, पेपर में ऐसे भी करके आ सकता है। विधि मतलब क्या होता है? कानून। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कानून। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही जैसे यूपीएसआई के अंदर मूल विधि पूछी जाती है ना, संविधान को उत्तर प्रदेश में किताबों में ज्यादातर मूल विधि बोला जाता है। समझ गए? तो ऐसा मत सोचना कि जो सिर्फ एक्ट है वही मूल विधि है। मूल विधि मींस पूरे हमारे संविधान और उसमें जोड़े गए बाद में संशोधन से की हुई चीजें, या फिर कोई और एक्ट जोड़ा गया है तो वो है पूरी मूल विधि। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि भाई पॉलिटी अलग हो गई, मूल विधि अलग हो गई, नहीं। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय किसे कहा गया है? क्या आर्टिकल 14 को, 19 को, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार को बोला गया, 21 को बोला गया? जरा बताओ संविधान का हृदय किसको बोला गया है इसमें से? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पक्की बात है ना भाई, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। देखो आपको किसी भी मौलिक अधिकार में कोई दिक्कत आती है, इसके थ्रू आप कोर्ट में जाके रिट डाल सकते हैं, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? अब देखो अपने ऊपर हिसाब लगाओ कि भाई सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा, है ना भाई? सबसे महत्वपूर्ण क्या आप लगाओगे? 14, 19, 32 या फिर आप लगाओगे 368 है? तो हमारा राइट आंसर है आर्टिकल 32 सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी मौलिक अधिकार को लेकर कोई दिक्कत आए, आप आराम से कोर्ट जाइए और बोलिए कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, मुझे फलाना कुएं से पानी नहीं लेने दे रहा, या फिर मेरे को धर्म के आधार पर टारगेट कर रहा है, समानता नहीं मान रहा है, या मुझे मेरी जाति देख के फॉर्म नहीं भरने दिया गया, है ना? तो ऐसे आप कर सकते हो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो जाएगा? समझ गए? आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5? जरा बताओ किस में आपको देखने को मिलेगा? देखो कई ऐसी जगह भी है जहां पर संविधान की कुछ चीजें लागू भी नहीं होती। आप बोलोगे कैसे? अब एक बात बताओ, आप खुद सोचो, आपने आर्टिकल 16 पढ़ा हुआ है अच्छे से? उसमें क्या बोला गया है? लोक नियोजन में समान अवसर, है ना भाई, लोक नियोजन में समान अवसर की बात बोली गई है। राइट बात है ना? अब आप बोलोगे हाँ सर बोली तो गई है, और अगर कोई भी भारत के अंदर कोई भी जॉब निकलेगी, सभी को, है ना, ध्यान रखोगे, समान अवसर दिया जाएगा, कोई भी जाति धर्म का हो वो, ठीक है भाई, समान अवसर मिलेगा उसको, चाहे आरक्षण लगा के बराबर करना पड़ो, लेकिन उसे करेंगे बराबर। राइट बात है। लेकिन अभी क्या हुआ कि एक यादव लड़के ने, है ना भाई, कोर्ट में, है ना भाई, कोर्ट से पूछा उसने कि भाई हमें ये बताओ, जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति के जो गार्ड होते हैं, उसमें सिर्फ 3 ही जातियों के लोग क्यों होते हैं? एक तो जाट होते हैं, और एक जाट सिख होते हैं, और एक होते हैं राजपूत। ये 3 ही जातियों के लोग सिर्फ क्यों होते हैं प्रेसिडेंट के गार्ड में, बाकी और क्यों नहीं है? अब तो कोर्ट बोला कि ये प्रेसिडेंट के ऊपर ही छोड़ दो, ठीक है। उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, और ये अंग्रेजों के समय से ही चलती हुई आ रही है प्रथा, ये आज से नहीं चलती आ रही। तो उस लड़के का कुछ खास आंसर मिला नहीं उसको, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार सीमित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना? शाबाश, बहुत अच्छे। ये बोल रहे क्या? सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार सीमित करने का प्रावधान आपको किस में मिल जाएगा? 33 में मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। बोलता है अल्पसंख्यकों को मान्यता ये किस आधार पर दी गई है? जरा बताओ। भाषा, जाति, या फिर आप लगाओगे इसमें से धर्म, या फिर क्षेत्र? अगर हम देखें अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है, जरा बताओ किस आधार पर दी गई है? भाई क्या जाति के आधार पर दी गई है उनको? नहीं। तो क्या भाषा के आधार पर दी गई है? नहीं। धर्म के आधार पर दी गई है ना? किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर दी गई है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जैसे हम कहें भाई सिख, है ना भाई, अल्पसंख्यक में आते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। मुस्लिम अल्पसंख्यक में आते हैं, याद रखोगे मुस्लिम। अगर हम देखें जैन अल्पसंख्यक में आते हैं, बौद्ध अल्पसंख्यक में आते हैं, पारसी अल्पसंख्यक में आते हैं, ईसाई अल्पसंख्यक में आते हैं। तो ये अल्पसंख्यक में आते हैं, ये माइनॉरिटीज में आते हैं, और इनको जो आपको अधिकार आप देखने को मिलेंगे ये 29-30 में आपको देखने को मिल जाएंगे आर्टिकल में, ठीक है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो आपको कौन सा बताना है? 44, 42, 52 या फिर 61? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ किसके द्वारा जोड़े गए? तो भाई मौलिक ये तो हमारे मूल संविधान का हिस्सा थोड़ी ना थे, बाद में हमने हिस्सा बनाया। तो 42वां संविधान संशोधन इज द राइट आंसर, है ना भाई। इससे इनको जोड़ा गया था 1976 से। शुरू में 10 को जोड़ा गया, बाद में एक हमने खुद से जोड़ा 86वां संविधान संशोधन 2002 से। टोटल 11 है। नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है भाई। किसको है? नागरिकों को प्राप्त। मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? 48, 51A, 50 या फिर आप लगाओगे 52? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 51A वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ओके भाई। और भाग आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? 4A आपको देखने को मिल जाएगा।
वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की आपको संख्या कितनी देखने को मिल जाएगी? देखो अभी वर्तमान में आपसे ऐसे भी पूछ देगा कि हमें तो 2001 से पहले बताओ कितने थे, 10 थे। ठीक है भाई, 2002 में ही तो जाके आगे हुए हैं 11वां। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर कितने? 11। मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? क्या संसद कर सकती है, न्यायालय, या फिर राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री? तो वो कौन कर सकता है, जरा बताओ क्या लगाओगे? है ना भाई, निलंबित वो कौन करेगा? तो मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। ओके भाई, प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर, हमारा राइट आंसर है ना भाई। और ये भी किस समय पर? जब हमारे यहाँ, है ना, ध्यान रखोगे, नेशनल इमरजेंसी लगी होती है, आर्टिकल 352 लगा रहता है, लेकिन उस समय पर 20 और 21 को छोड़कर बाकी निलंबित कर दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, 20 और 21 को छोड़कर। बोलता है मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? जरा बताओ कौन लगा सकता है? ठीक है भाई, क्या होगा इसमें से? तो हमारा राइट आंसर कौन है? मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? तो वो संसद लगा सकती है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद, यानी कि पार्लियामेंट। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन से अधिकार प्राप्त है? जरा बताओ। नागरिकों को भी और विदेशियों को भी। आपको कौन से लगाओगे? जरा बताओ। क्या आप लगाओगे? मौलिक अधिकार, या फिर आप लगाओगे राजनीतिक अधिकार, या फिर वैधानिक अधिकार, या फिर प्राकृतिक अधिकार? कौन से आपको देखने को मिल जाएंगे? तो ये जो लीगल राइट्स होते हैं ना, ये प्राप्त होते हैं, यानी कि वैधानिक अधिकार इज द राइट आंसर। विदेशियों को और नागरिकों को, दोनों को। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किसी किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए राज्य के धन का अनुदान देने की मनाही किस अनुच्छेद में है? 25 में है, 26 में है, या फिर आप लगाओगे 27, या फिर आप लगाओगे 28? ये कौन सा हो जाएगा? जरा बताओ, है ना भाई। ये कौन सा एक आर्टिकल है? ये यूं कह रहा है कि भाई किसी भी एक धर्म विशेष के लिए देश या कोई राज्य, का मतलब क्या होता है? जो भी, जैसे मान के चलो हमारी केंद्र की संसद हो गई, राज्य की विधानसभा हो गई, या फिर जो भी सरकारी संस्था है जो सरकार से फंडिंग ले रही है, वो राज्य है। ठीक है, तो ये बोला है किसी भी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए राज्य के धन का अनुदान देने की मनाही किस अनुच्छेद में है? जरा बताओ कौन से में? 27 इज द राइट आंसर, है ना भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, किसी को भी आप एक सिंगल धर्म विशेष को पैसा नहीं दोगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी कि छुआछूत के अंत की बात बोली गई है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 17 में है। और ये किस में आता है? ये समानता के अधिकार में आता है, समानता के अधिकार में आता है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और ये हमारा राइट आंसर कौन सा है? 14 से 18 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखें, ये अगर हम देखें, मृत्यु दंड का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? जरा बताओ क्या लगाओगे? किस कोटि से संबंधित हो जाएगा भाई मृत्यु दंड? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। क्या आप लगाओ मौलिक अधिकार से, या फिर कानूनी अधिकार से, मानव अधिकार से, राजनीतिक अधिकार से? है मृत्यु दंड, है ना भाई। जरा बताओ मृत्यु दंड कैसे है, ये जरा बताओ। ये जो अधिकार है ये कैसे है? तो सर ये कौन से अधिकार में आप लगाओगे इसको? क्या मानव का ये अधिकार है, या फिर कानूनी अधिकार है, या फिर आप लगाओगे मौलिक अधिकार, या फिर राजनीतिक अधिकार है? पॉलिटिकल राइट इज द राइट आंसर। ओके भाई, तो डी इज द राइट आंसर, ये इसमें आता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? राजनीतिक अधिकार में आता है मृत्यु दंड का अधिकार। मूल अधिकार से संबंधित मामला आपको कौन सा लगता है? ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य का, या फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ का हो जाएगा? मूल अधिकारों से कोई एक इसमें से लगता है, जरा बताओ वो कौन सा हो जाएगा, है ना भाई। 1967 का है वो, अगर आप बता सकते हो। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य इज द राइट आंसर। ये किससे जुड़ा हुआ है? मूल अधिकारों से। बोलता है भारत के संविधान में सामाजिक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? हम डीपीएसपी की बात करते हैं। डीपीएसपी हमारे संविधान में 36 से 51 तक देखने को मिल जाएंगे, भाग 4 में आपको मिल जाएंगे। और ये राज्य सरकार को प्राप्त होते हैं, इनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कोर्ट में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई इससे, इस आर्टिकल के बीच में जो भी आर्टिकल है वो राज्य सरकार ढंग में लागू नहीं कर रही है, रोजगार नहीं दे रही है, यूसीसी लागू नहीं कर रखी है, आप कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते उसको जाके। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ये तो राज्यों का एक हथियार है। ठीक है, अगर देखो कोई अपने राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहेगा तो आर्टिकल्स को ढंग में सारों को लागू करेगा बढ़िया करके, है ना बनाना चाहेगा बिल्कुल ना करेगा। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारतीय संविधान का भाग 4 आपको किससे संबंधित देखने को मिल जाएगा? वो है डीपीएसपी इज द राइट आंसर। बोलता है भारतीय संविधान, ये हो गया हमारा डीपीएसपी।
बोलता है किस विषय क्षेत्र द्वारा संशोधित किया जाता है ना भाई, किस विषय क्षेत्र द्वारा संशोधित किया जा सकता है डीपीएसपी तत्व को। अब जरा बताओ कैसे, केवल राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा, या फिर आप लगाओगे राज्य विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा आप इसमें संशोधन कर सकते हो, कौन इसका संशोधन कर सकता है, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। क्या हम देखें इसमें से डीपीएसपी को कौन करेगा इसमें से, है ना, संसद कर सकती है, हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाओ भाई। बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। कौन सा आर्टिकल ये बोलता है, यानी कि कोर्ट में जाके आप इन्हें चैलेंज नहीं कर सकते, राज्य सरकार को क्लेम नहीं कर सकते कि वो रोजगार नहीं दे रही है, या फिर वो अच्छे पशुओं की नस्ल नहीं दे रही है, अच्छा बीज उपलब्ध नहीं करवा रही है राज्य में। कौन से आर्टिकल में ये बात बोली गई है, पक्की बात है 37, है ना भाई, बहुत होशियार भाई, बहुत बढ़िया आंसर है ना भाई, 37 वाले आर्टिकल वाले में ही ये लिखा हुआ है। शाबाश। अगर हम देखें हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत किससे प्रभावित है, तो हमारा राइट आंसर है कहां से है, अमेरिका से, ब्रिटिश संविधान से, कनाडाई संविधान से, या फिर आयरलैंड द्वारा प्रारूपित, है ना, जानो को प्रारूपित संविधान से। कौन से हो जाएंगे, क्या लगाओगे इसमें से, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये किससे है। अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर क्या है, जो हमारे निर्देशक सिद्धांत है वो प्रभावित है, ध्यान रखोगे, आयरलैंड द्वारा प्रारूपित संविधान इज द राइट आंसर से। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। देखो हमारे जो कुछ आर्टिकल है, जैसे मैं आपसे बोलूं 40 हो गया, 43 हो गया, 43 बी हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया, 48, ये गांधीवादी विचारधारा पर जुड़े हुए आर्टिकल है डीपीएसपी के अंदर। ओके, गांधी जी के आर्टिकल है ये, एक तरीके से ये सोच लेना कि भाई गांधी जी चाहते थे कि ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें समान कार्य के लिए समान वेतन, या फिर ग्राम पंचायतों की स्थापना, निशुल्क विधिक सहायता, या फिर पर्यावरण संरक्षण। अब तुम्हारे सामने आर्टिकल लिखे हुए हैं, करो आंसर इसमें से, ठीक है। ये कौन सा है, आर्टिकल 40 में क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना। तो गांधी जी इसी चीज पर जोर देते थे, हमारा राइट आंसर है बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ओके, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट पर। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को अधिक महत्वपूर्ण बनाया, जरा बताओ। 24वें संविधान संशोधन, 42वां, 44वां, या फिर 52वां संविधान संशोधन, किसने बनाया है अगर हम देखें, है ना भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। संविधान ने किस संशोधन ने, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की उपेक्षा डीपीएसपी सिद्धांत को, है ना भाई, अधिक महत्वपूर्ण बना दिया, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। कौन से संशोधन से ऐसा हुआ है जो महत्वपूर्ण हो गए, ये बहुत ज्यादा, है ना भाई, 42वें से हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, 42वां संविधान संशोधन इज द राइट आंसर, इससे हुए हैं, वरना इनकी पहले कुछ खास वैल्यू थी नहीं, बाद में इनकी वैल्यू बढ़ी है। बोलता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। 36, 38, 39, 40, आपको कौन सा लगेगा इसमें से, जरा बताओ। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, तो अगर राज्य चाहेगा, है ना भाई, ध्यान रखोगे, तो अपने राज्य सरकार चाहेगी तो अपने राज्य को कल्याणकारी बना सकती है। ये बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है, 39 इज द राइट आंसर। 38 नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी, 39 होगा, ठीक है भाई, 39। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि में संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, जरा बताओ क्या लगाओगे। जैसे मान के चलो राष्ट्रपति द्वारा नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी 352 की, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 352 की घोषणा कर दी हमारे देश में। ओके, इस स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि में संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, जरा बताओ क्या लगाओगे। 1 महीने में, या फिर 1 महीने के भीतर, या फिर आप लगाओगे 3 महीने में, या फिर आप लगाओगे इसमें से 6 महीने, जरा बताओ क्या लगाओगे। तो हमारा राइट आंसर का 3 तो नहीं है, सोच के आंसर करो, ठीक है भाई। भाई राष्ट्रपति ने तो अपनी तरफ से कर दी, है ना भाई, अब संसद उसके ऊपर संज्ञान कितने टाइम में ले लेगी, 1 महीने के भीतर ले लेगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, 3 महीना नहीं है, 1 महीने के भीतर लेगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। उपराष्ट्रपति भारत के किस सदन का पदेन उपाध्यक्ष होता है, जो हमारा उपराष्ट्रपति है, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, वो आर्टिकल 63 में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये हमने यूएसए से ये पद लिया है। ओके, और 64 में बोला गया है कि वो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक बात है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 65 में है कि जिस समय प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की हैसियत से वर्क करेगा, ठीक बात है। ओके भाई, तो ये हमारा राइट आंसर ये किसका होता है, राज्यसभा का सभापति होता है।
और राज्यसभा का सभापति होने के नाते ही वो 4 लाख रुपए तनख्वाह भी ले रहा होता है और रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए से तनख्वाह मिलती है। अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु ये कितनी होनी चाहिए? जरा बताओ कितनी होनी चाहिए? कम से कम भाई इतनी तो होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा 35 और कार्यकाल होता है 5 साल का। ऐसे ही राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए कम से कम 35 और उसका कार्यकाल कितना? 5 साल का। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। पहले हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, लगातार 2 बार रहे थे। और अगर हम देखें अभी कौन है, वो है सीपी, ध्यान रखोगे, सीपी राधाकृष्णन इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अगर हम देखें भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रह चुके हैं, तो वो कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इज द राइट आंसर। 1952 से 1957 तक रहे और 1957 से 1962 तक रहे। क्लियर हो जाएगा? तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न आपको अंग लगता है, ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर बता देना। ये थी तुम्हारी आज की क्लास। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको विनेश चौधरी ऐप पर देखने को मिल जाएगी।